हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो दोस्तों आप सब। वेलकम टू TSGK 12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके। 30 जून और 1 जुलाई के करंट अफेयर लेके हाजिर हैं। कल किसी कारणवश दोस्तों वीडियो बन नहीं पाया था, तो आज हमारा थोड़ा सा जो वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा होगा और दिनों से। तो दोस्तों अब ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना करते सीधा आते हैं अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने यह है प्रणाली श्रम आयोग की स्थापना की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या। पहले तो दोस्तों ये प्रणाली श्रम आयोग क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपने 4 ऑप्शन से A, B, C और D। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी श्रम प्रणाली आयोग की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, असली ये क्या है, जो प्रवासी जो श्रमिक हैं और जो वापस लौट के अपने मतलब MP के अंदर आए हैं, तो उनके लिए क्या है, इसका जो आयोग है इसका गठन किया गया है। यह आयोग क्या करेगा, यह आयोग उनको रोज़गार मुहैया कराएगा और उनके जो भी उनकी स्किल है उसके हिसाब से, मतलब कौन के अंदर क्वालिफिकेशन है, क्या किसके पास एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो उनको जो रोज़गार है वो मुहैया कराएगा। तो इस बोर्ड की स्थापना भी इसने की है। अब दोस्तों बात है MP की, तो MP के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों MP की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने क्या किया था, अभी कुछ ऐप्स भी डाउनलोड की थी। इसके जो ऐप्स है कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं, इन्होंने क्या किया था, अभी जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की थी। जीवन शक्ति योजना में क्या है दोस्तों, इसमें क्या था, एक 50-50 ग्राम के हेमकूट नाम के चूर्ण बनाए गए थे। इससे क्या था, खाने से जो अपनी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली बात है कोरोना से लड़ने में बहुत सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, और एक था दोस्तों ये था ये तो था हमारा जीवन अमृत योजना। एक था दोस्तों जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना में क्या था कि जो गांव में महिलाएं हैं जिनको सिलाई आती है, तो उनको क्या किया, सरकार ने रोज़गार देने के लिए मास्क बनाने का काम दिया और इस एक मास्क की कीमत वो 11 रुपये पर मास्क, मतलब उसको जो पे है, जो लेडीज जो काम कर रही हैं उनको पे किया गया। इससे क्या था, थोड़ा रोज़गार भी मिला और जो चीज़ें हैं अपने इंडिया के अंदर ही रही और जो मास्क है वो भी थोड़ा सस्ता बन गया। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा तो कुछ पहले क्या था, एक कुशल श्रमिकों के लिए ने रोजगार सेतु योजना भी स्टार्ट की थी। अर्थात जो जैसा श्रमिक है उसके कुशलता के आधार पर एक रोजगार सेतु उन्होंने एक था दोस्तों, इन्होंने टॉप पेरेंट्स ऐप्स भी डाउनलोड किया था। ये किस लिए था दोस्तों, ये स्टूडेंटों के लिए बनाया था इन्होंने टॉप पेरेंट ऐप्स। ठीक है, एक था दोस्तों संकल्प योजना। तो संकल्प योजना क्या था दोस्तों, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए यही इन्होंने संकल्प योजना बनाई थी। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों ने देवी वाहन योजना भी बनाई थी। और दोस्तों जो सबसे जो खराब मृत्यु दर है टोटल इंडिया के अंदर, तो सबसे खराब मृत्यु दर किसकी है दोस्तों, वो है MP की। अर्थात यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो मरते हैं जितनी स्टेटों के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मरते हैं MP के अंदर मरते हैं। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों ने चरण पादुका ऐप्स बनाया। चरण पादुका ऐप्स में क्या था कि कोई, जैसे आपको पता ही है अभी लॉकडाउन में सब व्यक्ति पैदल पैदल निकल लिए थे, तो ऐसे में क्या था, बेचारे काफ़ी दिन से चल रहे हैं, उनके चप्पल टूट गए या जूते खराब हो गए, तो ऐसे में क्या किया था, इन्होंने नई चप्पलें ला के एक जगह रख दी। जो भी व्यक्ति आए अपने हिसाब से जिसका जो साइज़ है उसमें पहन के निकल ले। ये चरण पादुका अभियान था, पहल थी। और था एक FIR आपके द्वारा। ये क्या है दोस्तों, ये जो एक्चुअली जो पुलिस थी उसके द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि अगर किसी को कोई FIR करनी है, कोई कंप्लेंट करनी है, तो पुलिस को कॉल करो। कॉल आपको, पुलिस आपके घर पे आएगी, आपकी जो FIR है वो दर्ज करेगी और चली जाएगी। तो वो क्या है कि आपके घर पे आपको वहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था दोस्तों FIR आपके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इतना हो गया हमारा। और दोस्तों भोपाल में क्या E-वेस्ट क्लिनिक भी भोपाल के अंदर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ दोस्तों जैसे भोपाल के कुछ फेमस, मतलब MP कुछ फेमस है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, बांधव नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये कुछ वहाँ के दो फेमस नेशनल पार्क है वो हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के राष्ट्र संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द की है। तो दोस्तों जो कराटे संघ है उसने क्या किया अभी
कि एक देश की जो कराटे संघ की जो मान्यता थी उसको अस्थायी रूप से मतलब रद्द कर दिया। अस्थायी रूप से क्या है कि वो बाद में उसको बना सकते हैं, मतलब स्थायी रूप से रद्द नहीं किया, अस्थायी रूप से किया। तो दोस्तों ऐसा किसके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ए, भारत। तो इंडिया की जो कराटे संघ है उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी जो कराटे संघ ने क्या था, कुछ इलेक्शन हुए थे तो उसमें क्या थी, बहुत धांधलेबाजी की थी इंडिया के अंदर। तो उसी को देखते हुए भी ये जो संघ था कराटे संघ, इन्होंने इसकी इंडिया की सदस्यता रद्द कर दी। अब दोस्तों बात इंडिया की, तो इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। यहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। और जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो है जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है दोस्तों। और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है दोस्तों, ये अपना था इंडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे टोटल जो इंडिया की जो दोस्तों बाउंड्री लगती है वो 7 देशों से लगती है। अब आते हैं अब दोस्तों बात है ये विश्व कराटे महासंघ की। तो WKF, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों, मैड्रिड कहाँ, स्पेन के अंदर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है एंटिनो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कराटे महासंघ के बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये टर्म देखते हैं, ये बैटरी स्वैप ये क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा हैं उसमें बैटरी लगती है। बैटरी क्या करते हैं हम, मतलब बिजली से बैटरी चार्ज करते हैं और तब वो जो भी 50-60 किलोमीटर जो भी चलती है एक बार में वो कवर कर लेती है। तो इन्होंने क्या किया, बैटरी स्वैप की सुविधा कर दी। इसमें क्या करता है, आप जाओ, आपके बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं, बैटरी डालो वहाँ पे दूसरी लो और स्वैप करो, चले जाओ। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये अभी कहाँ किया है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन, बताइए दोस्तों क्या है अपना ऑप्शन ए, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में अभी ऐसा क्या है, अभी चंडीगढ़ के जो हैं अभी धर्मेंद्र प्रधान जी थे, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हमारे। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था इस सुविधा का। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ई रिक्शा है उनकी बैटरी को स्वैप किया जाता था ताकि जो ई रिक्शा को बढ़ावा मिल सके। अब दोस्तों पता है हम जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनकी जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उससे क्या पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रिक बैटरी है वो पोल्यूशन रहित है, उसमें पोल्यूशन की कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है दोस्तों। तो अब कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो ऐसे में ये एक पहल करके क्या है, उनको देर से और ज़्यादा करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात चंडीगढ़ की है। तो चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ दोस्तों 2 स्टेट्स की कैपिटल है, हरियाणा की और पंजाब की। इन दोनों की दोस्तों ये एक कॉमन कैपिटल है। ये इंडिया के अंदर ऐसी पहली है जो दोनों में कॉमन है, चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, हरियाणा और पंजाब की। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से दोस्तों किस लिए सम्मानित किया है। अब इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने दोस्तों अभी ऐसा किया है। और ऐसा क्यों किया है दोस्तों, एक्चुअली ये क्या है, जो ये है राजेंद्र सिंह जी, ये क्या 77 साल के हैं। और इन्होंने क्या है, जो राष्ट्रीय समाज सेवा है उसके लिए धन जुटाने की मुहिम चलाई थी और इसके लिए काफ़ी अच्छे प्रयास भी किए थे। और इन्होंने क्या किया था, कुल मिला के 12,000 पाउंड का धन भी संग्रह किया था। और इसको क्या था, जो भी मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा है, चाहे वो कोरोना से उसमें अंदर इसने ना वो धन उसके अंदर लगाने के लिए। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया, उसको इस अवार्ड से नवाजा है। ठीक है दोस्तों। और ये किस लिए नवाजा है, ताकि जो उन्होंने समाज सेवा के लिए जो इन पहल की है उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको उन्होंने नवाजा है। अब दोस्तों बात है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन का तो आपको पता ही है, जो पीएम है बोरिस जॉनसन है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो कैपिटल है ब्रिटेन की वो क्या है दोस्तों, लंदन। अब दोस्तों ब्रिटेन आपको पता ही है कि ब्रिटेन एक क्या है, एक अलग से कॉन्टिनेंटल है। ये अपना यूरोप से थोड़ा सा ऊपर जाके एक अलग से, मतलब पूरा ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। ये क्या है, पूरा एक कॉन्टिनेंटल है। और दोस्तों अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया में, तो जितनी भी
ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी जो कॉलोनियाँ बची ना, वो ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा कॉलोनियाँ थी। अर्थात उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अलग अलग देशों हैं उसमें अलग अलग देशों पे ब्रिटेन ने सबसे अब तक सबसे ज़्यादा राज किया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ब्रिटेन ने से एक्चुअली जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वो सारी क्या है, एक ना एक दिन कभी ना कभी ब्रिटेन की गुलाम रही हुई हैं। और ऐसी टोटल 35 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा बनती हैं, और वो सभी क्या है, अंग्रेज़ों की गुलाम हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा देश 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो दोस्तों 2021 तक स्थायी सैन्य अड्डा कौन स्थापित करेगा दोस्तों? ये हिंद महासागर में करेगा। ये कौन करेगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना ईरान। तो ईरान ने क्या है, अभी से मतलब कोशिश स्टार्ट कर दी है, और उनका टारगेट है कि 2021 तक जो हिंद महासागर में उसमें अपना एक स्थायी मतलब सैन्य अड्डा स्थापित किया जाए, जहाँ पे उसकी आर्मी और मतलब वहाँ पे वो प्रॉपर रहें। ठीक है दोस्तों। अब बात है ईरान की। तो ईरान की जो कैपिटल वो है तेहरान, करेंसी है तोमान। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों इसकी ईरानी करेंसी थी, ईरानी रियाल। ठीक है, तो अब उसको बदल के इन्हें क्या किया, तोमान कर दिया। और ये तोमान जो करेंसी बनाई है दोस्तों, ये बहुत ही लोअर मतलब कैटेगरी की है। जो पहले इनके रियाली थे 10,000 रियाल की एक तोमान अभी बनी है इनकी। ठीक है दोस्तों। अब बात है अभी दोस्तों क्या है, ये जो ईरान है, ईरान में क्या है जो इसका इसके पास में दोस्तों क्या लगता है, इसके पास में लगता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील। और ये कैस्पियन झील दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है जो ईरान से लगती है, मतलब ईरान के जो बिल्कुल उसमें टच में है। और दोस्तों अभी आपको पता ही है ईरान और अमेरिका का काफ़ी मतलब विवाद भी चल रहा है काफ़ी चीज़ों के लेके। ठीक है दोस्तों। और ये ईरान दोस्तों ये क्या है, ये अपना जस्ट कहाँ पे है, ये अपना पड़ता है बिल्कुल अफ़गानिस्तान, ईरान, मतलब ये सारा इराक, ये सारे मतलब एक से मतलब एक ही लाइन में, एक तरीके से देखा जाए तो गल्फ़ कंट्री के रूप में ये आते हैं। तो ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऐसा किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है अपना, इसका दोस्तों जो है अपना ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसमें जो नाम है वो सचिन बंसल है, न कि नवीन बंसल। ठीक है दोस्तों, इसको आप राइट कर लेना, सॉरी फॉर दैट। तो जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सचिन बंसल। तो सचिन बंसल ने अभी ये एक अपनी क्या है, अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, एक स्टार्टअप कंपनी है इसकी नवी। और इसी के द्वारा क्या है 5 लाख का लोन दिया जाएगा। और इस लोन की खासियत क्या होगी, ये आप 36 महीने के अंदर चुका सकते हो। ठीक है दोस्तों। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 लाख लिमिट है। तो ऐसा ही दोस्तों अभी क्या किया है अपना इसने, नवीन बंसल जी ने किया। और नवीन बंसल कौन है दोस्तों? नवीन बंसल और बिन्नी बंसल, इन्होंने क्या किया है, ये दोनों ओनर किसके हैं? ये हैं फ्लिपकार्ट के ओनर हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 2007 में इन्होंने दोनों ने, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलकर फ्लिपकार्ट की 2007 में स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। और जो ये नवीन लैंडिंग कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई के अंदर। ठीक है दोस्तों। और जो तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस देश के कारण यूएन ने जो अपना 75वां मतलब जो यूएन जो जब से यूएन बना है 1945 से, तो अपना 75वां घोषणा पत्र था उसके अंदर देरी हो गई। घोषणा पत्र क्या होता है दोस्तों? हर बार क्या होता है कि ये जो भी चीज़ की घोषणा करते हैं तो यहाँ के जो हेड हैं, जो स्पीकर वो आते हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद बंदे। तो वो क्या है अनाउंस करते हैं, जो भी स्पीच होती है पढ़ के, और सब लोग क्या करते हैं, डन डन करके एग्री करके उसको पास कर देते हैं। तो दोस्तों अब तक सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें देरी हुई। वो किसके कारण? उसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, चाइना के कारण। अब दोस्तों इस थोड़ा लॉजिक को आइए थोड़ा अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, एक इन्होंने लाइन बोली थी मोहम्मद बंदे ने, जब इनको ये यूनियन जो लोकसभा जो अपनी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके अंदर इन्होंने बोला
या ये बोला टू रियलाइज आवर शेयर्ड विजन फॉर कॉमन फ्यूचर। तो इन्होंने ये लाइन बोली, तो जैसे ही इन्होंने ये लाइन बोली तो इसके अगेंस्ट क्या है, 6 देश खड़े हो गए। 6 देश कौन कौन से खड़े हो गए दोस्तों? जो इंडिया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज हैं, कौन कौन से 6 देश खड़े हो गए दोस्तों इसके अगेंस्ट? वो है भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके। ये 5 हैं दोस्तों। इनको 5I के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे जो टॉप इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था हैं उसके हेड हैं। मतलब टॉप जो 5 अर्थव्यवस्था हैं उनमें ये पाँचों शामिल हैं। तो इन्होंने, और साथ में एक इसमें सबसे बड़ा लॉजिक क्या है दोस्तों, ये तो सारे क्या है यूरोपियन ऑलमोस्ट हैं। इसके अंदर जो 6था कंट्री था वो था इंडिया। और इसके पीछे दोस्तों लगाने का क्या था, इसके पीछे जो कॉमन था, आपत्ति क्यों की गई, इसके पीछे आपत्ति करने का कारण क्या था? उनका कहने का मतलब ये था, जो ये कॉमन वर्ड है, कॉमन फ्यूचर, यह जो इसकी जो चाइना के हैं जिंगपिंग की जो पार्टी का फ्रेज है, ये उसका एक पार्ट है। तो इसलिए इन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, जबकि इसके अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान ने एक दो करने किया। बट फिर भी क्या हुआ, जो मोहब्बत बंदे हैं उन्होंने इनके प्रेशर में आके इस चीज़ को मतलब एक तरीके से क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब इन्होंने जो कॉमन फ्यूचर था उसकी जगह क्या हुआ, बेटर वर्ल्ड का प्रयोग किया कॉमन की जगह। तो बेटर वर्ड का प्रयोग किया, तब जाके यह बिल वहाँ पे मतलब ये जो था यूएन में जो यूएन घोषणा पत्र था ये कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो चाइना है, चाइना के जो फ्रेज के जो वर्ड हैं उनसे भी अब ये जो कंट्रीज हैं, चाइना जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये इतनी नफ़रत करते हैं कि एक वर्ड जो चाइना की जो पार्टी का जिंगपिंग की जो पार्टी का फ्रेज है उसका एक वर्ड आने पे भी ये सारे मतलब यूएन के अंदर एक साथ मिलके मतलब उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट एक तरीके से अपना वोट किया। तो इस देश को मतलब इस चीज़ को देखो कि चाइना के खिलाफ सारे कैसे भड़के हुए हैं, और ऑफिशियली भड़कना भी चाहिए। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें इंडिया भी शामिल है। अगर इंडिया शामिल नहीं होता तब तो एक तरफ के ये होता कि ये सारे यूरोपियन कंट्री हैं, तो ये एक दूसरे से मतलब कुछ यूरोपियन हैं और कुछ दूसरे कॉन्टिनेंटल के हैं। जैसे यूके हो गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों नियर अबाउट अलग से कॉन्टिनेंटल हो गए। बट जो यूएसए है, ब्रिटेन है, ये सारे क्या है एक अलग चीज़ के हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को देखते हुए यूएन में जो घोषणा पत्र था उसमें देरी हो गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात है दोस्तों यूनाइटेड नेशन की। तो इसकी स्थापना करी थी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। और इसकी टोटल मेंबर ऑफ कंट्री है कितनी, 193 के अंदर। और जो 24 अक्टूबर है दोस्तों उसको यूनियन नेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट्स को किसने जारी किया? तो दोस्तों अभी ये जो रिपोर्ट है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो दोस्तों इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों इसमें है क्या कि जो ये रिपोर्ट है, चलो इस रिपोर्ट में ये है कि दोस्तों पहले हमने पहले जो ड्रग माफिया थे, पहले जो ड्रग का कारोबार करते थे या जो अच्छी क्वालिटी के ड्रग लेते थे, इस रिपोर्ट में ये कहा गया जिस कोरोना वायरस के चलते अब ड्रग्स की जो क्वालिटी है और उसकी जो धंधा है वो इतना चौपट हो गया है। जो पहले लोग अच्छी क्वालिटी के जो ड्रग्स लेते थे अब वे सस्ते क्वालिटी पे आ गए हैं, अर्थात उनको ड्रग चाहिए बट पहले जो अच्छी चीज़ लेते थे वो सस्ती क्वालिटी पे आ गए। इससे क्या है कि इसका जो धंधा है ड्रग्स का, अब ना ही तो कोई अच्छी ड्रग्स लेने वाला बचा है और ना ही बेचने वाला बचा है। जिसके पास स्टॉक है तो उसको ख़रीदने वाला नहीं है, किसी को ख़रीदने वाला है तो उसको देने वाला नहीं है। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया। अब क्या है कि दोस्तों जो इस ड्रग्स का धंधा करते थे अब उनका जो डाइवर्ट है दूसरों धंधों पे चला गया, मतलब जो दूसरे गैरकानूनी धंधे हैं उसमें वो हाथ डालने लग गए हैं और जो ड्रग का कारोबार वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। और दूसरे धंधों में उन्होंने क्या है दूसरे धंधों में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो धंधा बढ़ा है वो दोस्तों क्या है, वो साइबर अटैक का।
तो साइबर क्राइम क्या होता है दोस्तों? साइबर क्राइम ये होता है कि कोई बंदा, जैसे आपकी कोई पर्सनल चीज़ें शेयर हैं, आपके फ़ोन उसमें कोई डाटा पड़ा है, तो क्या करता है दोस्तों, वो आपके कंप्यूटर को हैक करके सारा डाटा चुरा सकता है। और उस स्पीच में कुछ भी अगर बोलना हो तो उसको मतलब एक तरीके से क्या कर सकता है, उस पर कुछ भी चीज़ चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने वीडियो, अगर मेरी फ़ोटो है और मेरी आवाज़ है, सेम आवाज़ और मेरी वीडियो वही होगी, जो मैं बोलना चाहूँगा वो ना बोल के वो बंदा क्या कर सकता है, अपने हिसाब से जो उसको बोलना है वो बोल सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई साइबर अटैक है और हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो जैसे कुछ मतलब भाषण दे रहे हैं और अगर भाषण में जैसे हमारे पे मतलब कोई साइबर मतलब उसको हैक करके और ये बोल दे कि चाइना से हमारा युद्ध होने वाला है, तो उसके बाद दोस्तों जो कंडीशंस बनेगी वो बहुत ही क्रिटिकल होगी। मतलब एक छोटी सी चीज़ साइबर अटैक से मतलब इतना बड़ा बवाल हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। होगा क्या, ऐसे में करने में तुरंत जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगी और जो काम धंधे लोगों के वो भी ठप हो जाएंगे। सब क्या है, सबका ध्यान ये रहेगा कि वर्ल्ड वार होने वाला है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ गई, जो बोलना चाह रहा था कोई बोल कुछ और गया। तो यही है दोस्तों साइबर अटैक। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों, अभी कुछ टाइम से अभी पहले क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया पे भी साइबर अटैक हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा कथन था वो कहने का तात्पर्य क्या था कि वो साइबर अटैक किसने किया, चाइना ने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना की काफ़ी टाइम से तू मैं चल रहा है। उसका रीज़न क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के अगेंस्ट यूएन में ये बात कही थी कि जो वुहान शहर है जहाँ में कोरोना का उद्गम स्थल माना जाता है, वहाँ पे एक स्वतंत्र कमेटी भेजी जाए जो इसकी जांच करे कि हाँ ये वायरस यहीं से क्या है। और इसी के साथ में क्या था, ब्रिटेन भी था और यूके भी था, ये सब इसी के साथ में थे। तो इसी के लेके मतलब अभी ये साइबर अटैक से रिलेटेड ये था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, यूएन यूनाइटेड नेशन का मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड नेशन, इसकी टोटल यूनाइटेड नेशन क्या है दोस्तों, 6 पार्ट होते हैं अलग अलग सी। यूनाइटेड नेशन एक नहीं होता, यूनाइटेड नेशन में 6 अलग अलग से पार्ट बने रहते हैं सब चीज़ों के। तो ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो दोस्तों अभी जो आसियान कंट्री हैं उनकी टोटल क्या है दोस्तों, अभी एक 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इसका जो मेन विषय है दोस्तों, इसमें अपना जो ऑप्शन ए है राइट, चाइना के खिलाफ सब देशों को अलर्ट करना। तो यही दोस्तों अभी जो सब आसियान कंट्री हैं इनका एक मतलब अभी जो सम्मेलन हुआ है उसका मेन विषय यही था। तो जो आसियान कंट्री है टोटल उसमें 10 कंट्री हैं। जो मतलब जो आसियान के दोस्तों फुल फॉर्म बनती है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ ईस्ट के जो तो बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, और जो साउथ ईस्ट के जो टोटल कंट्रीज़ है ना, ये सारे मतलब इस एशियान जो ग्रुप है इसके सदस्य हैं। इसमें देखो दोस्तों जो 10 कंट्रियाँ वो है लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, और एक अपना इंडिया तो है ही है। और दोस्तों इसके अंदर सबसे मेन दिक्कत क्या थी कि ये सारे छोटे छोटे देश क्या है, चाइना से परेशान हैं। क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों क्या चाइना की पॉलिसी क्या होती है, जो छोटे छोटे देशों को दबा के उनके जो आइलैंड होते हैं उनको अपने धीरे धीरे कब्जा लेता अपनी आर्मी के थ्रू। तो अभी जो आसियान का जो सम्मेलन हुआ था 36वां, इसमें जो एक वियतनाम था दोस्तों, इनका जो वियतनाम क्या है चाइना के बिल्कुल टच लगता है, बहुत छोटा सा कंट्री है। अगर दोस्तों इन सारे देशों ने क्या है ये चाइना के खिलाफ बोले एशियान के अंदर, जबकि इनकी चाइना के सामने कुछ भी औकात नहीं है, बट फिर भी इन्होंने क्या अपने एक तरीके से क्या है बहादुरी दिखाई और उसके खिलाफ वो बोले। अगर दोस्तों इन 9-10 कंट्रियों की 9-10 की अगर टोटल जीडीपी की बात करें ना, तो जीडीपी अपने एकली इंडिया के बराबर भी नहीं है, उससे भी थोड़ी सी कम पड़ती इनकी लेकिन फिर भी क्या इन्होंने साहस दिखाया और सबने क्या किया, इस चीज़ पे मंथन किया कि ऑस्ट्रेलिया की जो नीति है, जो चाइना की नीति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो क्या करता है अपने धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों को जो जगह है वो धीरे धीरे हड़प लेता है। तो इसी को लेके अभी जो एशियान जो वो हुआ था उसमें इसको मतलब ये रखा गया था, इसका जो मेन पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस कंपनी ने $1 बिलियन के लिए सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप जॉब्स का अधिग्रहण करेगी? तो दोस्तों अभी ये सेल्फ ड्राइविंग क्या होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक गाड़ी होती है उसमें आपको ड्राइव करने की ना उसमें कोई ड्राइवर होता है। और क्या है दोस्तों उसमें
आप जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वो आप पुट करोगे और वो गाड़ी चल पड़ेगी, आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी और वो किराया वगैरह जो भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ अब इंडिया में करने की सोच रहे हैं, और ये किसने कह दी है दोस्तों? अमेजन जो कंपनी है उसने ये करने के लिए भी सोचा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इन्होंने किया तो है दोस्तों, लेकिन जो राइट आंसर हो दोस्तों अपना ऑप्शन ए। लेकिन दोस्तों मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर ये चीज़ सक्सेस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर सेल्फ ड्राइविंग तो बहुत दूर की बात है। अगर बंदा खुद ड्राइव करता है तो उसमें सेफ नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग तो बहुत दूर की, सेल्फ ड्राइविंग में तो साइड साइड का पीछे से कौन आ रहा है, यहाँ तो कोई रेड लाइट देखता नहीं, उड़ा देता है सीधा सीधा, बस देखता है कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है, नहीं खड़ा तो रेड लाइट क्रॉस कर देगा। ऐसे में सेल्फ ड्राइविंग का तो कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रहेगा इंडिया के अंदर, तो बिल्कुल भी ये मतलब कि ये 101% ये फेल होने वाली ये स्कीम तो सेल्फ ड्राइविंग की जो अधिग्रहण करके इन्होंने ये अमेजन ने जो सोचा है वो होगा नहीं मेरे हिसाब से। बट इन फ्यूचर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो अमेजन है दोस्तों, इसका जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये पूरे वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन हैं उसमें टॉप पे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो अपने एशिया के टॉपेस्ट पर्सन रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भी किसने किया है? एक्चुअली दोस्तों 2023 तक स्पेस वॉक मतलब जो पर्यटक लोग होते हैं, घूमने आते हैं टूरिस्ट, उनको स्पेस वॉक पर ले जाने की ये इन्होंने क्या है घोषणा की है 2023। इसने कैसा किया दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसिया। तो रसिया ने ऐसा किया। एक रसिया की दोस्तों एजेंसी है एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन, इसने क्या है अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर ये टाई अप किया दोनों ने, और इस तरह का चीज़ बनाया कि जो 2023 तक क्या है ये जो पर्यटकों को स्पेस वॉक कराएंगे जो लोग घूमना चाहते हैं उसको। अब बात है दोस्तों रसिया की, तो रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं डूमा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये जो अपने पूरे वर्ल्ड में वो रशिया सबसे बड़ा है, और रशिया का दोस्तों 40% हिस्सा तो 24 में बर्फ पे रहता है, जहाँ बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं, वो खाली पड़ा रहता है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। अभी तक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत कितने ई कार्ड जारी कर चुके हैं? तो दोस्तों ये आयुष्मान योजना आपको पता ही है क्या है। इसमें क्या होता है कि आपका एक कार्ड बनता है, उस कार्ड से जब जो भी आपको कोई भी मतलब आपको बीमारी होगी या मेडिकल होगी तो उसमें एक लिमिट होती है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी लिमिट होती है उस तक आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ये इलाज करा सकते हो। उसका सारा खर्चा कौन देगी? सरकार देगी। जो आपका कार्ड बनता है उसके अंदर वो सारा सरकार खर्चा देगी, आप सरकार देगी, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अपना ऑप्शन है 12.5 करोड़ अभी तक ई कार्ड जारी कर चुके हैं इसके थ्रू, उसके थ्रू। इसमें जो गरीब परिवार के लोग हैं, और इसकी दोस्तों शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 1918 को की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसमें जो गरीब परिवार के जो सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों मतलब मुहैया कराने के लिए यह आयुष्मान कार्ड जन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में यूएन द्वारा किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सेजला को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों के सेजला है, सेल्जा है दोस्तों। इनको किसके द्वारा भी? यूएन के द्वारा अभी सम्मानित किया गया है। उनको क्यों किया गया है दोस्तों? क्योंकि कोविड के जो मामले हैं वो केरला सरकार ने जिस तरह से जो कोविड है, कोरोना वायरस है, उसमें जिस तरह से उन्होंने जो अच्छा फ्रेमवर्क जो काम किया है, अच्छे तरह से मतलब इसको सुयोजित ढंग तरीके से जो कोरोना वायरस पे उन्होंने लगाम लगाई है, एक तरीके से क्या है मतलब ज़्यादा मामले नहीं बढ़ने दिया, उसी को देखते हुए यूएन ने अभी इनको सम्मानित किया है। यूनाइटेड नेशन का दोस्तों मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब बात है केरला की, तो केरला के बारे में बात करते हैं। केरला की कैपिटल दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब दोस्तों केरला के कुछ फेमस चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पेरियार वन्य जीव उद्यान बहुत फेमस है दोस्तों, और एक है शांत घाटी, ठीक है दोस्तों, ये बहुत भी फेमस है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों केरला सरकार ने तिरंगा पहल
के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की थी। इसमें क्या थी, एक वैन थी जिसके अंदर तिरंगा लगा हुआ था, बाहर पे क्या था, एक तरीके का कैमरा लगा हुआ था, एक स्कैनर लगा हुआ था जिसके अंदर की उसके जो टेम्परेचर है वो नापा जाता है, और उसके अंदर जो डॉक्टर है वो बैठे रहते थे, तो वो बाहर से चेक कर लेते थे कि किसी को कोविड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थे इस तरह के। और अभी दोस्तों क्या है, केरला सरकार ने कोविड-19 के रोगियों की जो देखभाल किए थे, एक कर्मी बोट नामक रोबोट लॉन्च किया था। ये क्या करता था, जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड मजदूर हैं उनको दवाई देना या कोई भी और सुविधाएँ देना या उनके पास रहना, ये का सारा काम ये रोबोट ही करता था। और ये कहाँ है, ये दोस्तों इनके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर इन रोबोट को रखा गया था, और इससे कोरोना के जो मरीज है उसकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा सुविधा है, क्योंकि रोबोट है, रोबोट को तो कोरोना होगा नहीं, वो पिछली बात है। तो उसी चीज़ को लेके ये है। और अभी इन्होंने ये था ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना केरला के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के साथ, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अपना ऑप्शन बी आईसीआईसी बैंक। तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक के साथ यह भी समझौता हुआ है। अब दोस्तों बात है आईसीआईसी की, तो आईसीआईसी की जो अब दोस्तों पहले फ़ोनपे के बारे में बात करते हैं। फ़ोनपे कब स्टार्ट हुआ था? 2015 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर। और इसके सीईओ कौन है? सम्मेर। ठीक है। अब दोस्तों बात है आईसीआईसी की। आईसीआईसी की जो फुल फॉर्म बनती है दोस्तों वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आईसीआईसी की फुल फॉर्म बनती है। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सब आईसीआईसी शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो बैंकिंग है, और दोस्तों जो आईसीआईसी बैंक है वो वीडियो के थ्रू केवाईसी की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, 5 जनवरी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एक सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया इतना आईसीआईसी के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में ड्रोन से टीडियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए भारत। तो जो भारत है, अभी आपको पता है 2 दिन पहले ही जो टीडियाँ थी उसका हरियाणा के अंदर जो जज्जर डिस्ट्रिक्ट हैं और 1-2 जो है रेवाड़ी, वहाँ पे बहुत 3 किलोमीटर तक का एरिया था। और दोस्तों ये तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं जज्जर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और जहाँ हमारे गाँव के ऊपर से मतलब 3 किलोमीटर का एरिया था जहाँ पे चारों तरफ टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ थी। एक बार जिस खेत में बैठ गई वहाँ पे सारा पीला ही पीला पीला ही पीला, मतलब लैट्रिन टाइप से उन्होंने वहाँ पे इतना बुरा हाल किया। और जिस खेत में एक बार बैठ गई वो खेत पूरा साफ, मतलब इतना बुरा हाल था। ठीक है दोस्तों, और ये था जो टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों का राइट आंसर ए इंडिया। जो भारत है दोस्तों उसने क्या किया है, एक ड्रोन के माध्यम से इन टिड्डियों को, ड्रोन क्या है, ड्रोन के अंदर एक केमिकल डाला है स्प्रे, और वो स्प्रे क्या करता है दोस्तों, उस स्प्रो को जैसे स्प्रे है यो ULV है, तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे है, स्प्रे विकसित किया है। इसमें क्या है कि कुछ आवाज़ टाइप के स्प्रे डालते हैं, और उसमें क्या होता है जो टिड्डियाँ उस तरफ जाती नहीं जहाँ स्प्रे होता है, तो इस तरह से क्या होता है जो टिड्डियों की जो मतलब रोटेशन है उसको डाइवर्ट करके किसी दूसरी जगह ये भेज रहे थे। तो ये काफ़ी हद तक मतलब एक तरीके से कामयाब भी रहा। लेकिन दोस्तों अभी क्या किया है, अभी कोरोना के चलते क्या है सब बिजी थे, लेकिन ये कर नहीं पाए थे। नहीं तो इंडिया क्या करता है, ये चीज़ पहले ही कर देता है, और जो पाकिस्तान से टिड्डियाँ आती हैं वो इस साइड आ ही नहीं पाती। दोस्तों जो टिड्डियाँ हैं ये काफ़ी दूर से आती हैं। सब ये कहाँ से आती है, ये जो टिड्डियाँ ही हैं दोस्तों ये आई हैं अपने कहाँ से, ये जो क्या बोलते हैं, ये दोस्तों ओमान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से दोस्तों होती है जैसलमेर से इंडिया, मतलब तभी इन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया है। ठीक है दोस्तों, और अभी जो ये टिड्डियों को, तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री ने किस देश पर उसकी सरकार गिराने के आरोप लगाए हैं? तो दोस्तों जो नेपाल के प्रधानमंत्री है KP ओली, खड़ग प्रसाद ओली, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए इंडिया पे उन्होंने आरोप लगाया कि वे उनकी सरकार गिराने वाले हैं, अर्थात वह जो उनके MLA हैं उनको खरीद के और उनकी सरकार गिराने वाले हैं। ये इंडिया पे आरोप, इसका आरोप लगाने का दोस्तों मेन रीज़न क्या है,
अभी आपको पता ही है दोस्तों, इंडिया, आपको सबको पता है कि जो नेपाल है वो चाइना के प्रभाव में है। और चाइना जैसा, जो चाइना के वहाँ पे जो एम्बेसडर हैं, ठीक है दोस्तों, वो उसके प्रभाव में ये KP खड़ग प्रसाद जी ओली हैं। जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं। नहीं तो चाइना दोस्तों, इंडिया चाइना का कोई मेल ही नहीं है। मतलब अगर ताकत के मामले में कहे तो बिल्कुल छोटा सा है, उसको एक दिन में क्या 2 घंटे में ख़त्म कर दें नेपाल को। लेकिन फिर भी क्या है कि नेपाल और इंडिया के जो संबंध है दोस्तों, वो बहुत पुराने हैं और काफ़ी सालों से सबसे बहुत पुराने संबंध चलते आ रहे हैं। और उसी को देखते हुए इंडिया थोड़ा नरम उनके प्रति जो नीति है वो अपना रहा है। लेकिन क्या है, नेपाल इंडिया पे ऊपर से चढ़ता ही जा रहा है। क्यों? सिर्फ किसके प्रेशर में? चाइना के प्रेशर में। जो चाइना के, और दोस्तों क्या है कि चाइना के जो अंदर है, जो पब्लिक है, उनके अंदर बगावत है। क्योंकि जो वहाँ की पब्लिक है उनका और इंडिया के जो लोगों का है उनका मेल जोल बहुत पुराना है। उनका रोटी बेटी का रिश्ता है। अर्थात जो चाइना की, जो नेपाल की सीमा लगती है बिहार से, यूपी से, उनकी क्या है, एक दूसरे की शादी होती है, एक दूसरे के यहाँ बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने बॉर्डर पे ज़्यादा पुलिस या आर्मी डाली है। नहीं, अब तक कोई भी किसी तरह का कुछ नहीं था, बिल्कुल प्यार से मेल भाव से रहते थे। बट अभी चाइना ने जो उस पर प्रेशराइज किया है। अब दोस्तों चाइना से क्या है, चाइना ने प्रेशराइज तो किया है, लेकिन अभी चाइना ने क्या किया है, इनके एक गांव को चाइना ने कब्जा कर लिया है। लेकिन नेपाल की हिम्मत नहीं है कि बोले, लेकिन जो इसकी पब्लिक है वो बोल रही है अच्छे से, और धीरे धीरे गुस्सा पट रहा है। अब देखते हैं कि इसकी सरकार सिर्फ कब तक डिटती है। तो दोस्तों आज का अपना सेशन थोड़ा बड़ा हो गया, आशा है आपको सेशन पसंद आएगा। तो वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के लिए साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।